जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन को समझेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और देखेंगे एक एक वर्ड का मतलब हम सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बेसिकली चैप्टर का क्या मतलब होता है, कितने फॉर्मूले आएंगे, कितने कॉन्सेप्ट आएंगे और एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम सारे कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात करेंगे। आफ्टर ऑल आपको ये इंट्रोडक्शन देखना बहुत ही कंपलसरी है, बिकॉज जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व तो कर ही लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने के लिए इंट्रोडक्शन देखना बहुत ही कंपलसरी है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना ही वीडियो को पूरा देखें। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है चैप्टर नंबर 3 है आपके पास, और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई पेयर मतलब क्या होता है। तो पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। पेयर मतलब जोड़ा होता है। जैसे x एंड y हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, या कुछ भी इस तरीके के हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास पेयर। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था, हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के पॉलिनोमियल इक्वेशन होते हैं। तो बाय द वे यहाँ पे हम फिर से बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन विच हैज वन वेरिएबल विथ वन एक्सपोनेंट, ठीक है, वन वेरिएबल एंड वन एक्सपोनेंट, ठीक है। अब वेरिएबल क्या है, आपने बोला कि यहां पे हम, ठीक है, वन वेरिएबल होगा और वन एक्सपोनेंट होगा। तो वेरिएबल और एक्सपोनेंट क्या होता है, यहां पे हम थोड़ा सा समझते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे आपने देखा कि x की पावर 2, आपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देखा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये देखा आपने। अब आपको पता है कि ये जो पावर है x², यहाँ पे लिखा हमारे पास x², तो x² जो ये पावर होता है, उस पावर को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो बट हमको यहाँ पे अब क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जिसके पास क्या होगा, वन एक्सपोनेंट होगा। यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, एक्सपोनेंट कितना है, 2, लेकिन अब हमको एक क्वेश्चन में क्या मिलेगा, एक्सपोनेंट 1 मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कैसे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे हम ले लेते हैं ax प्लस by, ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0, इस तरीके के मिलेंगे हमको एक क्वेश्चन। x यहाँ पे समझो, एक्सपोनेंट की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दैट मीन्स इस इक्वेशन में हमारे पास मैक्सिमम पावर क्या रहने वाली है, 1। कुल मिला के आपको ये समझना है, लीनियर इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है, कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। टू वेरिएबल्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि हमको वेरिएबल कितने चाहिए, 2 वेरिएबल क्या चाहिए, 2। एक वेरिएबल वाला हमको सॉल्व नहीं करना है। जैसे ये यहाँ पे आपके पास लिखा है, तो x, ठीक है, x हो गया और y हो गया, यहाँ से x और y यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये होता है हमारे पास वेरिएबल, ठीक है। x और y क्या है, वेरिएबल, लेकिन x अलग वेरिएबल है और y अलग वेरिएबल है। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 डिफरेंट वेरिएबल हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे समझो ए बी सी क्या होते भैया, यहाँ से ए देखो, यहाँ से बी देखो और यहाँ से सी देखो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म विथ इंटीजर्स, तो ये हमारे पास होता है। तो कुल मिला के हमको ये सॉल्व करना है, ये आपके पास इक्वेशन है, a, b, c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये x और y, x एंड y हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि चैप्टर क्या है आपके पास। एक चीज और आप लोग ध्यान रखना, तो चाहो तो यहाँ पे नोट करके आप लोगों को लिखना है कि अगर लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे लीनियर इक्वेशन की वैल्यू, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन हैज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ठीक है,
straight line. Is linear equation has always a straight line when you represent the value of linear equation in the graph. All right, तो हमको कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, हमको एक सीधा स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो चैप्टर है उसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब हम मूव करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। आई होप सो कि ये कंप्लीट हो गया होगा। तो हम इसको रफ कर लेते हैं ताकि हम दूसरा कॉन्सेप्ट आसानी से लिख सकें। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 2, यहाँ पे ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमने क्या देखा कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके पास वेरिएबल है x है और y है, तो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन में x और y ही वेरिएबल हो सकता है कहीं कहीं पे आपको पास p एंड q वेरिएबल दिख जाए, ठीक है, x एंड y दिख जाए, ठीक है, a एंड b दिख जाए, तो किसी भी तरीके की ये वेरिएबल पॉसिबल हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ x और y नहीं समझना है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल के इक्वेशन हो, नंबर 1 है ये इक्वेशन और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम ले लेते हैं 2, ठीक है, ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशन है। तो इन दोनों को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं। a1 है, ये a2 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, है ना, ये b1 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, c2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन की वैल्यू जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके की आएगी ये आपको समझना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए हमने टेबल बना ली है, ये टेबल आपकी बुक में भी दी है तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाय द वे, जब तक ये टेबल आपको याद नहीं होगी तब तक आपको इसके सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम होती रहेगी, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, a1 a2 कहां से आता है, तो देखो जब हम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने से जो सेम वैल्यू होती है वो एलिमिनेट हो जाती है, हट जाती है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, a1 मिलेगा और a2 मिलेगा, ठीक है। अगर हम y वाले वेरिएबल को कंपेयर कर देंगे तो y वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे हमको b1 और b2 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ से c1 और c2 की मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 वैल्यू रिप्रेजेंट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो रहेगा वो एक्सप्रेस करेगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया कि 1 और 2 a और b, a1 a2 कैसे निकल रहा है, b1 b2 कैसे निकल रहा है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयर रेशो ऑफ इक्वेशन, जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हमारे पास a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2, इसका रेशो और इसका रेशो बराबर नहीं आता है। तो जब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में एक्सप्रेस करेंगे वैल्यू को, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ बनेगा, आपको पता है ये x होता है, ये y होता है, तो यहां से हो सकता है कोई लाइन ऐसे मिल जाए, ठीक है, कोई लाइन ऐसे मिल जाए, तो ये हमको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमको अगर इसको एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन करना है, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन करते समय एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन लिखा जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है इस पे कि अगर a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 हो, अगर ये तीनों बराबर हो, ये तीनों रेशो बराबर आते हैं दोनों इक्वेशन के, तब ये हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन आएगी। अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि ये आपके पास एक ग्राफ बनेगा x और y का, तो हो सकता है कि यहां से x मिल जाए और यहीं से y मिल जाए, ठीक है। मतलब आपको ग्राफ क्या मिलेगा, कोलैप्स मिलेगा, ठीक है,
कोलैप्स मिलेगा। ठीक है, समझ गए। कोलैप्स का मतलब होता है उसी के ऊपर। जैसे ये कोई लाइन मिली हमारे पास एक्स इक्वेशन नंबर 1 के लिए, तो उसी के ऊपर हमको एक ये दूसरी लाइन मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 2 के लिए, तो दो लाइन आपस में कोलैप्स हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 3 यहां पे देखिए कि a1 a2 इक्वल टू b1 b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 c2 हो जाएगा। तो यहां पे जो आपको लाइन मिलेगी, ग्राफ में जो लाइन मिलेगी वो पैरेलल मिलेगी। पैरेलल क्या होती भाई, ये आपके पास ग्राफ बना तो हो सकता है ये लाइन ऐसे मिल जाए, तो ये ऐसे मिल जाए। ये इक्वेशन नंबर 1 की लाइन है, ये इक्वेशन नंबर 2 की लाइन है, इस तरीके से मिल जाएगी। या हो सकता है कि ये लाइन कुछ इस तरीके से मिल जाए, ये रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन नंबर 1 को और ये रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में हमारे पास नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल याद रखना है। छोटा छोटा आप समझ लो, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2, तो यहाँ पे हमको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी और ये क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बट अगर a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 हो तो हमारे पास यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, सेकेंड चीज। थर्ड यहाँ पे याद रखो, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 c2, तो यह हमको पैरेलल लाइन मिलेगी। ठीक है, कौन सी लाइन मिलेगी, ग्राफ में हमको पैरेलल लाइन मिलेगी और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आई होप सो कि आपको सेकेंड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आपको बताना है कि कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोइंसिस्टेंट होंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, ये दो चीज आपको बताना है। तो देखो, कोइंसिस्टेंट कब होंगे, ये एक चीज ध्यान रखो आप लोग, जब आपके पास लीनियर जो इक्वेशन होगा ना, लीनियर इक्वेशन जो होगा वो आपका क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, तब क्या होगा, कोइंसिस्टेंट रहेगा। अब इंटरसेक्ट की कंडीशन क्या है, आप लोगों को पता है कि भाई a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2। ठीक है, ये b1 b2, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और इसमें एक और कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम देखेंगे, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू c1 c2, मतलब कोई भी वैल्यू बराबर नहीं आएगी। इतनी चीज समझ में आ गई। तब ये क्या रहेगा, अगर हमारे पास इक्वेशन में ऐसी कंडीशन है, दैट मीन्स ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगा कंसिस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट आ जाएगा। अब इनकंसिस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन रहेगा जो, वो क्या रहेगा, नॉट इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, नॉट इंटरसेक्ट ये शब्द आपको ध्यान रखना है। नॉट इंटरसेक्ट का मतलब क्या होगा कि या तो ये पैरेलल होगा, या तो कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जब ऐसी कंडीशन होगा तब हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट में आएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 3.1 में ये 3 कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा और इसके थ्रू आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। नाउ वी आर मूविंग कि 3.2 में कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे और 3.3 में कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, दो प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। अब हम समझते हैं कि 3.2 में कौन से कॉन्सेप्ट लगेगा और 3.3 में कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमको मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो 3.2 में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। कौन सी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, तो यहां पे समझो, जैसे आपके पास लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 हो गया, या कहीं पे हमको लिखा है
4x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। कुछ इस तरीके का इक्वेशन 1 लिखा है और यहाँ पे लिखा है इक्वेशन नंबर 2, इस तरीके से हमको लिखा है। तो सब्स्टिट्यूट में हम लोग क्या करेंगे कि भाई जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है या इक्वेशन नंबर 1 है, जहाँ से भी हमको सॉल्व करना है वहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालूंगा, y की, तो क्या हो जाएगा, यहां से माइनस वाई हो जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया। 4x को मैं ले जाऊंगा वहां पे, तो 4x माइनस में है, 4x प्लस में है, तो इसमें यहां जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, माइनस में हमारे पास y है, तो माइनस का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां से माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल तो लगा ही रहेगा। तो ये प्लस में है तो अभी किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस का 4x। दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं और करके कि y इज इक्वल टू 4x माइनस का 6, ठीक है। तो हमको y की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हम x या y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेसिकली सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि x या y किसी भी वेरिएबल को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये तो LHS में है तो RHS में भेज देंगे, या RHS में है तो LHS में ले लेंगे अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। जैसे भी हम इक्वेशन को ईजी कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करना है। बाय द वे, जब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट मोर, ओके। तो आई होप सो कि यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। बाय द वे, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है टू चेंज द प्लेस, ठीक है। टू चेंज द प्लेस मतलब LHS को RHS, RHS को LHS में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.3 में आपको जो मेथड सॉल्व करनी पड़ेगी वो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली हम तो 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको 3.3 में एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझो। एलिमिनेट का मतलब होता है टू रिमूव, ठीक है। मतलब किसी एक टर्म या x वाले वेरिएबल या y वाले वेरिएबल को हम हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, कुछ इस तरीके से लिखा है। यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। इस तरीके के हमारे पास इक्वेशन 1 दिया है, इक्वेशन यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। अब हम इसको क्या सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पे हमारे पास देखो एलिमिनेट करना है। देख ध्यान रखना भाई, एलिमिनेट का मतलब याद रख लो, एलिमिनेट का मतलब होता है हटा देना। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस y वाली टर्म को हटा देंगे, ठीक है। कैसे हटा देंगे, मान लो कि बात इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आया तो आप लोग ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करने पर, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने पे, सब्सट्रैक्ट क्या होता है कि जब इस इक्वेशन में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, तो हमारे पास जो नीचे है, ठीक है, हमको बेसिकली नीचे वाले क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ऊपर से हमको कोई लेना देना नहीं है। जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो माइनस, यहाँ पे अभी प्लस है, कोई सिंबल नहीं है, तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। दैट मीन्स कि जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। जब हम यहाँ पे ध्यान रखो कि जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे भाई, तब आपके जो साइन रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस वाला साइन कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा, माइनस में, और माइनस वाला साइन जो रहेगा कन्वर्ट होकर बदल जाएगा प्लस में, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास सॉल्व करने का मोटो ये है कि ये माइनस का 2y और ये प्लस का 2y, तो ये हट जाएगा ना, कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा कि नहीं, 2x बचा।
और इक्वल, ये तो खत्म हो गया। अब इक्वल है तो इक्वल लगा दिया, और यहाँ से 9 से 6 जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कि यहाँ पे हमने y वाले वेरिएबल को हटा दिया है, और हटाने का मतलब क्या होता है, टू रिमूव का मतलब ही क्या होता है, एलिमिनेट। जहां पे ऐसा किया जाएगा वही उसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड भी बता दिया क्या होती है, कैसे सॉल्व करना है, साइन कैसे चेंज हो जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। फिर भी दोस्तों अगर आपको कहीं लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। 3.1 सॉल्व करने में, चैप्टर 3 को सॉल्व करने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, वहां पे देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम दोस्तों।